नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैंपस एक्टिव वेयर का शेयर इतनी बुरी तरीके से क्यों गिर गया है। स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और पहले के समय इस स्टॉक के बारे में ब्रोकर्स ने क्या टारगेट दिया था और टारगेट देने के बाद स्टॉक में क्या हुआ, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले स्टॉक में जो गिरावट का रीजन है वो है ब्लॉक डील। अब ब्लॉक डील क्या होता है? इसमें सेलर डिसाइडेड होते हैं, बायर डिसाइडेड होते हैं, और जिस प्राइस में स्टॉक को सेल करना है वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। अब दोस्तों, सेलर का नाम देखें तो टीपीजी आपको देखने को मिलेगा, सेलर का नाम, और कितने प्राइस में ये डील हुआ है तो 345 से 349 रुपीज पर यह ब्लॉक डील को एग्जीक्यूट किया गया है। कितने परसेंट डिस्काउंट पर? ऑलमोस्ट 5.4 to 6% डिस्काउंट पर स्टॉक का डील हुआ है। और कितने परसेंट स्टॉक का डील हुआ है? टोटल 8.1% स्टेक का डील हुआ है। अगर नंबर्स में देखने जाएं तो 2.5 करोड़ स्टॉक का डील हुआ है। और दोस्तों, जब भी ब्लॉक डील होता है तो ब्लॉक डील हमेशा करेंट मार्केट प्राइस से लोअर लेवल पर होता है। अदरवाइज आप समझिए, अगर डिस्काउंट में ब्लॉक डील नहीं होगा तो जो भी सेलर होंगे उनका कोई भी स्टॉक क्यों बाय करेगा? वो करेंट मार्केट प्राइस पर मार्केट से बाय कर लेगा। इसलिए जब भी ब्लॉक डील होता है तो करेंट मार्केट प्राइस से अच्छे खासे डिस्काउंट पर होता है, और इस वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। अगर आपने ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप सिंपली स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की स्टॉक में कोई भी गड़बड़ी निकल कर नहीं आई है। स्टॉक का सेल होना, ब्लॉक डील होना किसी भी स्टॉक में बहुत नॉर्मल बात है। मान लीजिए टीपीजी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, अभी उनको लग रहा होगा कि मुझे कहीं और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो वो अपने स्टेक को सेल कर दिए। ये प्रोसेस बहुत ही नॉर्मल है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। अब दोस्तों, कुछ पुरानी यादों को ताजा करते हैं, और आप आर्टिकल का डेट देख सकते हैं। 20 सितंबर का आर्टिकल है, और यहां बताया गया है चार्ट में देखकर कि स्टॉक में 10% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और स्टॉक का नाम देख सकते हैं, मेट्रो ब्रांड है और कैंपस एक्टिव वेयर है। अब दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल को देखिए। इसमें भी कैंपस एक्टिव वेयर और मेट्रो ब्रांड के बारे में बताया गया है, और मोतीलाल ओसवाल ने सेल की रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस बताया था 640 रुपीज। और तब के समय स्टॉक का प्राइस क्या था? 573 रुपीज का प्राइस था। तो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं, कभी भी किसी ब्रोकर के टारगेट को देखकर बाइंग मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 10 में 9 बार फंसने की संभावना रहती है। कोई भी स्टॉक में दोस्तों टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए बताया जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ब्रोकर का टारगेट देख सकते हैं, उसमें भी सही होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना है, कभी भी किसी ब्रोकर के टारगेट को देखकर आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों, दूसरा मेट्रो ब्रांड में देखिए, इन्होंने 1000 रुपीज का टारगेट दिया था और 813 रुपीज उस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा था। आज के समय अगर मेट्रो ब्रांड का भी प्राइस देखने जाइएगा तो आपको 700 रुपीज के आसपास नजर आ रहा है। तो दोनों ही स्टॉक में गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि मोतीलाल ओसवाल गलत नहीं हो सकते हैं, या आप ज्यादातर देखेंगे तो बहुत सारे ब्रोकर, मैं मोतीलाल ओसवाल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप ज्यादातर ब्रोकर का देखेंगे, जब भी वो बाय की रेटिंग देते हैं तो स्टॉक में गिरावट होता है, और जब भी सेल की रेटिंग देते हैं तो स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाती है। इसका मतलब क्या होता है? जब वो बाय की रेटिंग देते हैं तो किसी को सेल करना होता है तो मार्केट में वो बायर क्रिएट करते हैं। जब भी उनको बाय करना होता है तो मार्केट में सेलर को क्रिएट करना होता है, तो वो सेल की रेटिंग देते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अपने समझ के अनुसार डिसीजन लेना चाहिए, न कि किसी ब्रोकर का टारगेट को देखकर। अब दोस्तों देखिए, टारगेट 1000 रुपीज का था, लेकिन मेट्रो ब्रांड का स्टॉक कहां पर है? 785 रुपीज पर करेंटली है। तो अगर आपने 1000 रुपीज का टारगेट देखकर बाय किया होता तो अभी भी आप लॉस में होते। शॉर्ट टर्म के लिए मे बी स्टॉक ऊपर गया होगा, 980 रुपीज तक गया था, लेकिन फिर भी
अगर आप किसी ब्रोकर के टारगेट को देखकर ऐसा ट्राई करने की कोशिश करिएगा, मैक्सिमम टाइम आपको लॉस होगा। अब दोस्तों अगर कैंपस के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखने जाएं, अभी के समय 94 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, बहुत ही प्रीमियम पर है। तो दोस्तों जब तक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम नहीं हो जाता है, कम किस तरीका से हो सकता है, या तो स्टॉक का प्राइस गिर सकता है या फिर कंपनी का अर्निंग्स बढ़ता है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑटोमेटिक गिर जाता है। इसलिए दोस्तों आपको इस स्टॉक में कोई मल्टी बैगर रिटर्न की आशा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बताते हैं कि स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। पर्सनली मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलरेडी हाई है। अगर कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट करती है तो क्या होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये 70 या 80 के आसपास आ जाएगा, जिसको कि ठीक ठाक रीजनेबल माना जाएगा। 70 के आसपास इसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिया जा सकता है, जिस प्रकार कंपनी का ग्रोथ है। लेकिन दोस्तों इस वजह से, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलरेडी हायर साइड में है, स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म में कंपनी जैसे जैसे अच्छा परफॉर्म करेगी वैसे वैसे स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। जैसा कंपनी रिजल्ट पोस्ट करेगी वैसे ही आपको स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें कि किसने सेलिंग किया है, तो आपको सेलर का नाम देखने को मिलेगा, टीपीजी ग्रोथ। इनके पास कितने परसेंट का स्टेक था, 7.62% का स्टेक था, जिसको इन्होंने ब्लॉक डील में सेल किया है। अब दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का देखते हैं, इन्होंने बाय की रेटिंग दी थी, तो इनका देख सकते हैं अभी तक इन्होंने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है और धीरे धीरे करके इनका शेयर होल्डिंग बढ़ता जा रहा है। आप देखिए 3.47% का था, 3.53 होता है और करेंटली 3.72% है। अब दोस्तों इस पीरियड में जब इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया होगा, तो उस वक्त इन्होंने जो भी स्टॉक को बाय किया होगा वो हायर प्राइस में बाय किया होगा और उन स्टॉक्स के ऊपर इनको भी अभी लॉस हो रहा होगा। इसलिए अगर आपने गलती से ऊपर के लेवल पर बाय कर लिया है तो आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नजर आती है और फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, एक बिजनेस टू कंज्यूमर वाली कंपनी है और B2C वाली जो भी कंपनी होती है उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको हायर साइड में ही देखने को मिलेगा। चाहे आप एशियन पेंट का देख लीजिए, चाहे पीडीलाइट का देख लीजिए, या फिर FMCG में HUL का देख लीजिए, या फिर कोई भी कंपनी है जो B2C सेगमेंट में काम करती है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा ही देखने को मिलता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कैंपस का स्टॉक 30-40 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिलेगा। ऐसा बहुत रेयर चांस में होगा जब कंपनी का ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगा, स्टॉक बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करेगा, तभी जाके इतना कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अवेलेबल हो सकता है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल वे में देखेंगे तो 60-70 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो नॉर्मल है फुटवेयर सेगमेंट की कंपनी के लिए। अब दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो करेंट मार्केट प्राइस पर स्टॉक को बाय किया जा सकता है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाय मत करिएगा, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करिएगा। 2-3 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी ने ऑलरेडी हायर प्राइस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप बिंदास होकर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की घबराने वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।